नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि सीरीज चल रही है हमारे एनसीईआरटी की, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये है एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, जो कि है बेसिकली वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। मैंने पहले भी कई बार बोला है आपसे कि अगर आपकी जीएस वीक है, आपको जीएस समझ नहीं आती, आपको लगता है जीएस हम कहाँ से पढ़ें, तो एनसीईआरटी को फॉलो करिए, इन वीडियोज़ को फॉलो करिए। आपका जीएस का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किसी भी परीक्षा के लिए, इवन सिविल सर्विसेज के लिए भी आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस अच्छी आ रही है, जैसे वीडियो में 50 नंबर की जीएस है ना, जो भी एग्जाम हो, चाहे वनडे हो या सिविल सर्विसेज हो, एनसीईआरटी तो कंपलसरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। इससे पहले हम 5 इसके लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो वीडियो पर क्लिक करिए, उनको देखिए, आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे एनसीईआरटी वाली में। देखो भैया क्या कह रहा है, कह रहा है सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद, अब गिरिपाद का अर्थ क्या होता है? पर्वत के, सॉरी एक सेकंड, हाँ जी, अब यहां पर लिखा है एक शब्द गिरिपाद, ठीक है। गिरिपाद का अर्थ होता है पर्वत के नीचे की भूमि। गिरि माने पर्वत और पाद यानी उसके पैर, ठीक है। तो गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा हाँ जी, तथा पर्वत के ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखाई देने लगे, ठीक है ना। ये वृक्ष शंकुधारी थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोड्रैगन के फूल थे। रोडोड्रैगन है ना, रोडोड्रैगन। अब यहाँ पे समझ लो रोडोड्रैगन आपको कहाँ मिलने वाला है, तो रोडोड्रैगन वनस्पति आपको मिलेगी शंकुधारी वृक्षों पर, जो कि मिलते हैं उच्च पहाड़ी क्षेत्रों पर। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास तथा कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। बेसिक स्टोरी के फॉर्म में ही, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख आगे आगे लिखा हुआ है। अब ये कुछ फोटोज है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन चलो आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना, इतना ही देखने का मन करे तो यार क्या होता है रोडोड्रैगन। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई तथा वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इस कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे हैं वनस्पति जो है किस किस पर डिपेंड कर रही है। वनस्पति जो है आपका जलवायु पर, तापमान पर, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर? जलवायु पर डिपेंड कर रही है, तापमान पर डिपेंड कर रही है, नमी पर डिपेंड कर रही है। इसके अलावा ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। यहीं से पेपर में सवाल बनते हैं। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन आता है। जैसे जैसे किसी क्षेत्र की जलवायु बदलेगी, जैसे जैसे ऊंचाई में अंतर आएगा, जैसे जैसे मिट्टी बदलेगी, वैसे वैसे प्राकृतिक वनस्पति भी उसी हिसाब से बदल जाएगी, ये बताना चाह रहा है। चलिए आगे देखते हैं जरा। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहली श्रेणी है हमारे पास वन। पहली जो श्रेणी है साथियों वो है वन, ठीक है ना। पहली जो श्रेणी है वो है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। वन आपको कहां मिलेंगे? वन आपको दिखाई देंगे साथियों ऐसी जगहों पर जहां पर तापमान ठीक ठाक रहता है, इसके अलावा वर्षा भी खूब होती है। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। यानी वन आपको कहां मिलेंगे, जंगल आपको कहां मिलेंगे? यहाँ पे खूब सारी बरसात होती है और खूब सारा आप जो है सूर्य का प्रकाश रहता है, वहीं पे तो हो पाएंगे। क्योंकि पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पौधे को बढ़ने के लिए 2 चीज चाहिए, सूर्य का प्रकाश और पानी। अगर ये दोनों चीजें जहां पर हैं वहां पर अच्छे से वनस्पति उगेगी। और यदि हम देखें तो वन जो है बेसिकली 2 प्रकार के हैं।
है ना। डेंस फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट मतलब जो बहुत ज्यादा सघन वन होते हैं उन्हें सघन जंगल कहा जाता है, और जो खुले खुले होते हैं जैसे आपको झारखंड की तरफ जो जंगल मिलते हैं वो जंगल तो है लेकिन बहुत घने नहीं है, खुले हुए हैं, तो उन्हें खुले वन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार बताया गया है यहाँ पर घास स्थल। ठीक है, हाँ, घास स्थल क्या है? जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। घास स्थल कहाँ मिलेंगे? जहां पर बरसात मध्यम होती है। तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। क्या बताया? उन्होंने बताया कि उप ध्रुवीय क्षेत्रों में, बस यहीं से यही चीज समझने वाली है इनमें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो जरा। लिखा हुआ है उन्होंने उप ध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, यानी जो उप ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर वनस्पतियां कैसी मिलेंगी? शंकुधारी। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कांटेधारी झाड़ी। आर्द्र प्रदेशों में, आर्द्र प्रदेश यानी यहाँ पे बरसात बहुत ज्यादा होती है, वहां पर घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में अन्य जानकारियां दी। ठीक है ना। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर मिलती हैं। यानी यहां पर आपको समझना है कि हिमालयी क्षेत्र में आपको वो सभी प्रकार की वनस्पतियां मिल जाएंगी जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तक पाई जाती हैं। सभी प्रकार की जो भी आपको चाहिए वो आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये बताने का प्रयास यहां पर किया गया है। चलिए अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे यहां पर हमें पता चलता है प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण तथा वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। पहला है वन। ठीक है ना, पहला है हमारे पास वन। अब देखो जरा वन क्या है। देखो यहां पर लिखा हुआ है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? तो इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि धरती पर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका अकेले 20% जो है ब्राजील के जंगल ही हमें प्रदान करते हैं, जिन्हें अमेजन के जंगल कहा जाता है। इसलिए इन्हें कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। आगे देखो, आगे क्या बताया गया यहाँ पर। आगे आगे देखिए, आगे है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पास पाए जाते हैं। बस यही आपको पकड़ना है। यहाँ पर क्या पकड़ना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास। ठीक है ना। यह क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती, और पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं इसीलिए इन्हें कहते हैं सदाबहार, क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियां कभी भी झड़ती नहीं है। काफी घने वृक्षों की मोटाई बितान के कारण दिन के समय भी, ठीक है, सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये क्या हो गए भाई? ये हो गए सदाबहार वृक्षों के उदाहरण। यहीं से एग्जाम में तो सवाल बनते हैं। इनका नाम लिख देगा और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा सदाबहार वृक्ष का उदाहरण है। तो सदाबहार वनों के अंतर्गत कौन आएंगे? रोजवुड, आबनूस, महोगनी इत्यादि। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे लिखा हुआ है एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है और मगर जैसे बड़े जानवर को भी मारकर खा जाता है। आपने पिक्चर जरूर देखी होगी एनाकोंडा। एनाकोंडा में दिखाते हैं ना, वो आदमी को पूरा का पूरा खा जाता है, लेकिन आदमी को एनाकोंडा नहीं खा सकता। लेकिन पिक्चर तो पिक्चर है, कल्पना का कार्य है, तो ठीक है, हमें देखकर उसको आनंद ही आता है। आगे देखिए, अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन होते हैं जो भारत तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बस यही आपको पकड़ना है। क्या पकड़ना है? भारत में कौन से वृक्ष आपको मिलने वाले हैं साथियों? तो भारत में आपको मिलेंगे मानसूनी वन। मानसूनी वन कहाँ मिलेंगे? भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ये मानसूनी वन कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती हैं।
पर्णपाती का मतलब है कि भैया ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं मौसम के अनुसार, ये सदाबहार नहीं रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है वैसे ये सारे के सारे पत्ते गिरा देते हैं वसंत ऋतु से पहले की तरफ, है ना। तो इनको कहा जाता है पर्णपाती वन। चलिए आगे देखिए। इन क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन होता रहता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, अब साल किस प्रकार का वृक्ष है? पर्णपाती है, ठीक है ना। सागवान, नीम तथा शीशम। अब नीम और शीशम तो खूब होता है हमारे यहाँ पे, होता है कि नहीं? खूब होता है। नीम और शीशम आपको खूब दिखाई देगा। तो ये जो है पर्णपाती वन का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर इत्यादि होते हैं, ठीक है। ये हमें बता रहा है। चलो अब यहां पर देखो, भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताइए। भारत में अधिकतर वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? इसका आंसर आप लोग मुझे करना कमेंट में, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ये सब जो है शेर वेर के चित्र हैं, ये देख लो आप, ठीक है। ये लंगूर है, ठीक है, देख ही रहा होगा थोड़ा बहुत आपको। आगे देखिए, आगे है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है, बस यही याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में भी तो मिलता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस तो भारत में भी मिलता है, जैसे हम लोग लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? लिपस्टिक, सफेदा। और यूकेलिप्टस को कहा जाता है पारिस्थितिकी आतंकवादी, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी पी लेता है अकेला ही। आगे देखो, आगे है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन से हैं? बांज, ठीक है ना, बांज, ऐश, बीच आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। फीजेंट, ठीक है ना। उच्च अक्षांशों में वृक्ष आपको कैसे मिलेंगे? शीतोष्ण पर्णपाती, उच्च अक्षांशों पर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्व तथा उत्तर पूर्व किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। क्या लिखा है? लिखा हुआ है साथियों, लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यानी महाद्वीप के पश्चिम तथा दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर आपको कैसी वनस्पति मिलेगी? भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलेगी। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति आपको कहाँ मिलेगी? यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अच्छा, भूमध्य सागर कहाँ है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आ जाए तो। इसमें आज नहीं आएगा, इंटरनेट नहीं चल रहा, आज नहीं आ पाएगा भाई, सॉरी। आगे देखिए, इसका यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म तथा वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे सिट्रस फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है, ठीक है ना। हाँ, तो आपको याद रखना है कि भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के जो क्षेत्र है यहाँ पर वन्य जीवन आपको कम मिलेगा, यानी जंगली जानवर कम मिलेंगे। भूमध्य सागरीय, अच्छा लिखा हुआ है कि आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं वनस्पतियां एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, पेपर में बिल्कुल आपसे पूछ लेगा कि विश्व का फलो उद्यान यानी विश्व के फलों की बगिया,
तो वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए, शंकुधारी वृक्ष उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, जिनका डिग्री क्या होने वाला है, जिनका डिग्री होने वाला है साथियों 50 से 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा कहा जाता है। तो देखो ध्यान रखना, शंकुधारी वनों को क्या बोलते हैं हम लोग, टैगा। ठीक है ना, टैगा कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय और प्रचुर मात्रा में देखा था। सलीमा, सलीमा वही है जो भी गई थी अपने पापा के साथ घूमने हिमालय, वही है। कुछ और ना समझ लेना कि सलीमा कहां से आई इसमें, सलीमा ने क्या क्या देख लिया, तो सलीमा वही है। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आती है। तो ये भी ध्यान रखना है, शंकुधारी वनों की जो वनस्पति होती है ये कहाँ काम आती है, ये काम आती है कागज बनाने में। ठीक है ना। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस तथा पैकिंग के बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, यहाँ कौन कौन से वृक्ष आपको मिलने वाले हैं, तो चीड़, देवदार आदि यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, तथा इनमें रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी इस इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, कुछ और भी है यहाँ पे। टैगा का अर्थ दिया हुआ है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध तथा अनछुआ। हम कह रहे हैं टैगा, टैगा वन, तो टैगा का अर्थ है शुद्ध एवं अनछुआ। ये इसलिए क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर होते हैं, यहाँ पर आदमी गया ही नहीं, तो इंसान का हस्तक्षेप नहीं है, इसीलिए शुद्ध है, इसीलिए इनका नाम टैगा पड़ा है। इंसान पहुंच जाता तो शुद्ध नहीं रहने देता। चलिए आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, क्योंकि घास स्थल है, ध्यान रखना, ठीक है। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं, है ना। घासें होती हैं लंबी लंबी, जैसे फोटो में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना स्थल, तो सवाना स्थल अफ्रीका का, सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जिराफ, जेबरा, हिरण तथा तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान देखो। शीतोष्ण घास के मैदान मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों तथा महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ घास आमतौर पर छोटी तथा पौष्टिक होती है। शीतोष्ण घास प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन तथा एंटीलोप पाए जाते हैं। ये देखिए इधर आप देख लो, ये एक फोटो है, आप देख पाएंगे जिराफ ये खड़ा हुआ है, जिराफ है ना। और देखो, अब इन घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो पेपर में खूब पूछता है। जैसे देखो यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका में घास के मैदान क्या बोलते हैं, सवाना। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो ये पेपर में आएगा ही आएगा, मतलब मिलता ही है, ठीक है ना। ब्राजील में क्या बोलते हैं, कंपोस। वेनेजुएला में बोला जाता है लानोस। तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें अगर हम, तो अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी तथा ऑस्ट्रेलिया में डॉन। ठीक है ना, या डाउन्स भी इन्हें बोल देते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। ओके, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कटीली झाड़ियां शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी तथा बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करिए, है ना, कि विश्व में आपको कहाँ कहाँ रेगिस्तान मिलते हैं। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं, तो बताओ भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम क्या है। भारत में एक ही बड़ा रेगिस्तान है, थार, जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर है। रेगिस्तान के बारे में कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वहां स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन तथा छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। देखो बस यही पेपर में आने वाली चीजें होती हैं। टुंड्रा, तो टुंड्रा क्या है बेसिकली, टुंड्रा है अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु में मिलने वाली लाइकेन तथा छोटी झाड़ियां, ठीक है ना। हाँ, इन्हें टुंड्रा कहते हैं। वनस्पतियां यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत ही सीमित वनस्पतियां होती हैं।
यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर तथा मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। क्या यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर कौन कौन से हैं? सील, वालरस, कस्तूरी बैल, कस्तूरी हिरन तो सुना था, बैल भी होता है, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। ठीक है ना। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि तथा आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसीलिए उन्हें वनों को साफ कर दिया है। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाए तो वन्य जीव कहां चले जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी तरह पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल तथा मेवे कहां से मिलेंगे? यदि आप सलीमा से सहमत हैं तो अपने दोस्तों के साथ वनस्पति तथा प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें तथा इसके संरक्षण के बारे में सुझाव दें। यहाँ पर एक फोटो है, ये आप देख रहे हैं, ये है सील, ये वालरस है, इसके दांत बाहर क्यों निकले होते हैं, और ये ध्रुवीय भालू। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का पूरा चैप्टर। इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, इनको आप देख लो। वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर डिपेंड करता है ना? तो अभी तो हमने देखा वनस्पतियां डिपेंड करें किसके ऊपर? जलवायु और ऊंचाई। मेनली तो दो वही हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो वन है, घास स्थल है, झाड़ियां हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए, ऊपर हमने पढ़ी रखा है ना? तो इन सबको आप देख लो। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। काइक तथा लाइकेन आपको कहाँ मिलेंगे? इनके आंसर आपको कमेंट में करने हैं। कांटेदार झाड़ियां आपको कहाँ मिलेंगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर बताइए। शंकुधारी वन का एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति आपको बतानी है। स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाएंगे ये आपको बताना है तथा इनका आपको सही मिलान करना है। इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करना। अगर इनमें से कोई भी सवाल आपको डाउट दे रहा है या कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।